पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है लेंज का नियम और ये भी पढ़ लिया है लेंज नियम की व्याख्या। लेंज नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है अथवा पालन करता है। पिछली क्लास हमने पढ़ ली है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गतिक विद्युत वाहक बल। ठीक है, गतिक विद्युत वाहक बल आज हमें ये पढ़ना है। ये छोटी सी परिभाषा है, इस परिभाषा को हम लोग समझ लें। इसके लिए व्यंजक भी है तो पढ़ लेते हैं। ज़्यादातर ये 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है। तो गतिक विद्युत वाहक बल की परिभाषा को हमें सरल शब्दों में एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेना है। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक सीधा चालक तार गति करवाई जाती है ना, उसको सीधे चालक को चुंबकीय क्षेत्र में चलाया जाता है, तो इसके सिरों के मध्य, इसके जो सिरे हैं, तो इनके सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसी विद्युत वाहक बल को ही हम लोग गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। सरल सी परिभाषा है, समझ में आ गई होगी कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक सीधा चालक चलाएं तो चलाने पर उस चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को या प्रेरित विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसकी परिभाषा सुन लेते हैं। किसी सीधे चालक को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चलाए जाने पर उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत वाहक बल को, प्रेरित विद्युत वाहक बल को गतिक विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब यदि इस चालक को, ये तो परिभाषा हो गई, अब यदि इस चालक तार को इस प्रकार से चलाएं कि वह बंद विद्युत क्षेत्र का या बंद विद्युत परिपथ का निर्माण करे, जैसे किसी यू आकार की अथवा रेक्टेंगल आकार की किसी भी चालक तार के ऊपर या चालक प्लेट के ऊपर चलाएं, तो निश्चित रूप से वो परिपथ को बंद कर देगा, क्लोजिंग साइड का निर्माण करेगा। इसको लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे किसी भी तरीके से अगर हम चलाते हैं तो परिपथ बंद होगा, और परिपथ बंद हो जाने पर अगर सिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उससे प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है। अर्थात कह सकते हैं किसी चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलाए जाने पर उसमें प्रेरित धारा जो उत्पन्न होगी, तो उस प्रेरित धारा की दिशा को हम लोग प्रेरित विद्युत धारा कहेंगे। और इस प्रेरित धारा की दिशा पता करने के लिए ही फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो गतिक विद्युत वाहक बल हमें समझ में आ गया। इसके बाद जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निकालने के काम में आता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है वो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा निकालने के काम में आता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होता है, तो बल की दिशा, किसी भी चालक में लगने वाले बल की दिशा, कौन सा बल? लारेंज बल जो लगता है, तो उस बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं। इन दोनों को पढ़ लेते हैं, दोनों में क्या मेन अंतर है, और इसके बाद फिर हम गतिक विद्युत वाहक बल के लिए डेरिवेशन पता करेंगे। ठीक है, चलिए। तो एक तरफ हम लिखेंगे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, और एक तरफ लिखेंगे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। ठीक है, इन दोनों को हम समझते हैं बेसिक अंतर क्या है, क्योंकि हो सकता है कि 2 नंबर में परिभाषा में ये प्रश्न पूछा जाए। फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है, एक बार समझ लेते हैं प्रैक्टिकली, फिर इसमें अंतर हम बताते हैं। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, जैसे ये हमारा दायां हाथ हो गया, तो इसकी परिभाषा अपने को लिखनी है कि यदि हम अपने दाहिने हाथ को इस तरह से फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर लंबवत हो। ठीक है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस तरह से फैलाएं
कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों तो यदि अंगूठा चालक की दिशा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता हो तब मध्यमा उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। यदि हम दाहिने हाथ को इस तरह से फैलाएं कि अंगूठा तर्जनी एवं मध्यमा परस्पर लंबवत हो, तब यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा को तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता हो तब मध्यमा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन हो तो हम इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, F, B और I। ठीक है, F फॉर फोर्स मतलब बल, किस दिशा में चालक, जिस दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में चालक बल गति करेगा, तो फोर्स बल गतिमान चालक की दिशा। B मैग्नेटिक फील्ड यानी M, और C फॉर करंट, फादर मदर चाइल्ड, ऐसे याद कर सकते हैं। बल यानी गति की दिशा, B फॉर मदर मैग्नेटिक फील्ड और C फॉर करंट। कौन सी करंट? इंड्यूस्ड करंट यानी प्रेरित विद्युत धारा। ठीक है, कर लेंगे, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। यदि हम दाहिने हाथ को इस तरह से फैलाएं कि अंगूठा तर्जनी एवं मध्यमा परस्पर लंबवत हों, तो यदि चालक की गति की दिशा को अंगूठा प्रदर्शित करता हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तर्जनी प्रदर्शित करती हो, तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को मध्यमा द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, ये नियम है। इसके बाद फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ते हैं। तो यदि हम बाएं हाथ को इस तरह से फैलाएं कि अंगूठा तर्जनी और मध्यमा परस्पर लंबवत हों, तब यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं मध्यमा प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, इसमें प्रवाहित हो जाएगा है ना, तो प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती हो, तब चालक में लगने वाला बल अंगूठे द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा या अंगूठे की दिशा में प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, इसमें भी सेम वही है, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट। ठीक है, सेम वही रूल है। तो हमें इन दोनों में जो बेसिक अंतर है वो समझ लीजिएगा। हमें दाहिने हाथ में फोर्स की और मैग्नेटिक फील्ड की, मतलब चालक में लगने वाले बल की दिशा पता होती है कि चालक में बल किस दिशा में लग रहा है, या चालक की गति किस दिशा में हो रही है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी है। तो प्रेरित धारा किस दिशा में उत्पन्न होगी, ये लास्ट में सबसे नीचे वाली दिशा बताती है, मध्यमा बताती है। जबकि ये तीनों चीज़ें वही प्रदर्शित करती हैं, पर अंतर इतना है कि हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता होती है और प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा पता होती है, तो बल कहाँ लगेगा, अंगूठे की दिशा में लगेगा। तीनों चीज़ें प्रदर्शित करने वाली रूल दोनों में सेम ही है, बस अंतर इतना है कि दाहिने हाथ में हमें इन दोनों की दिशा पता है तो प्रेरित धारा ये बताएगी, इसमें हमें इन दोनों की दिशा पता है तो बल ये वाला अंगूठा बताएगा। केवल इतना अंतर होता है। इसको हम पढ़ भी लेते हैं। तो फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम होता है, तो इसमें हम किसके लिए करते हैं, किसी भी चालक तार में प्रवाहित होने वाली प्रेरित धारा की दिशा पता करने के लिए करते हैं। काहे के लिए उपयोग करते हैं, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए करते हैं। जबकि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चालक में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने में करते हैं, बल की दिशा ज्ञात करने में करते हैं। ठीक है, ये मेन अंतर है। प्रदर्शित करने का देखो भाई, जो चिन्ह ये उंगलियां यूज की जाती हैं सेम ही है। ठीक है, जिसमें हम प्रेरित धारा ज्ञात करते हैं दाहिने हाथ में, तो हमें प्रेरित धारा वाली दिशा ये बताएगी, तो मतलब इन दोनों की दिशा हमें पता रहेगी। इसमें चालक में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने में बाएं हाथ का उपयोग होता है, इसलिए हमें इन दोनों की दिशा पता रहेगी, तो बल अंगूठा ही बताएगा। ठीक है,
चलिए इसके बाद हम अगला जो डेरिवेशन है इसमें, तो एक चीज़ और याद कर लेते हैं। फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात होती है। मतलब कि जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है कहाँ में, मोटर में। विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है किसके द्वारा, जनरेटर द्वारा, जनरेटर या फिर डायनेमो द्वारा। तो बाएं हाथ का नियम हम लोग कहाँ उपयोग करेंगे, जनरेटर या डायनेमो की क्रियाविधि समझने में, ठीक है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का उपयोग चालक में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने में। तो बल कौन लगाता है, यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, मोटर। तो विद्युत मोटर की जो दिशा है, विद्युत मोटर की क्रियाविधि है, वो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये मेन अंतर है, इसको हमें पढ़ लेना है। हो सकता है यही डेरिवेशन मतलब परिभाषा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए या बाएं हाथ का नियम लिखिए, पूछ ले तो हम लोग काफ़ी आसानी से इसको एग्जैक्टली सही से लिख सकते हैं। इसके बाद गतिक विद्युत वाहक बल का हेडिंग था, है ना। तो गतिक विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग करते हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे पढ़ लिया है। दाएं हाथ का पढ़ा तो बाएं हाथ का भी पढ़ लिया, ताकि अगर आगे आता है तो हमें कन्फ्यूजन ना रहे। अब हमारा उद्देश्य क्या रहेगा, गतिक विद्युत वाहक बल का डेरिवेशन पता करने में, ठीक है। तो गतिक विद्युत वाहक बल की परिभाषा क्या है, कोई चालक तार अगर चलता है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तो उसके सिरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसी को हम गतिक विद्युत वाहक बल कहेंगे। अब परिपथ अगर बंद हो जाए तो प्रेरित विद्युत धारा भी उत्पन्न हो जाएगी। तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना करते हैं। मान लेते हैं कोई ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया जिसमें हर जगह चुंबकीय क्षेत्र क्या है, समान है, ठीक है। अब इसमें एक चालक है PQ जो किसी U आकार के M, N, R और S और R इस तरह के किसी कोई U आकार का एक चालक रखा गया है। इसके ऊपर L लंबाई का एक चालक PQ है जिसको बाएं से कहाँ, दाएं की ओर चलाया जाता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी दिशा तल के लंबवत नीचे की ओर है। जैसे ये है तो इसकी दिशा ऊपर से कहाँ जा रही है, नीचे की ओर, बोर्ड के उस पार जा रही है हर बिंदुओं में। यानी कि ये जो हमारा तल बोर्ड है तो चालक तार की दिशा, सारी चुंबकीय बल रेखाएं इस तल के लंबवत नीचे की ओर जा रही है ना। और हम अपने कंडक्टर को, जो चालक होगा, उसको कैसे चलाएंगे, ऐसे चलाएंगे। तो जो ये क्षेत्र बनेगा तो चुंबकीय क्षेत्र जो कैसे बनेगा, तल के लंबवत चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी और चालक चलेगा उनके लंबवत। तो चालक की गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परस्पर लंबवत हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें प्रेरित विद्युत धारा हम पता करेंगे। तो इसमें क्या लिखते हैं, माना कोई L लंबाई का एक चालक PQ है जो भी वेग से बाएं से दाएं की ओर U आकार के एक अन्य चालक MSRN में भी वेग से चलता है। भी वेग से कहाँ चलता है, बाएं से दाएं MSRN नाम के U शेप के एक दूसरे चालक में गतिमान अवस्था में चलता है, ठीक है। माना कि किसी समय उसकी जो दूरी है चालक की वो कितनी है, x दूरी है, ठीक है। और जब x दूरी है और चालक विद्युत क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चल रहा है तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उससे संबंधित होगा, तो किसी भी प्रकार की ऊर्जा हानि भी नहीं होती है। तब इस अवस्था में PQ इक्वल टू कितना हो जाएगा, RS। जितनी लंबाई चालक तार की होगी उतनी इस U शेप के कंडक्टर की भी है, मान लेते हैं। तो इसमें PQ इक्वल टू RS इक्वल टू कितना होगा, L लंबाई का चालक तार हो गया। और यहाँ पे QR की वैल्यू कितनी होगी, Q से R की वैल्यू किसी समय पर कितनी हो गई, X हो गई, ठीक है। तब क्षेत्र PQRS ये एक क्षेत्र बन जाएगा, है ना, एरिया वेक्टर बन जाएगा, है ना। तो PQRS से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र
फाई बी इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र तो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमें संबद्ध फ्लक्स पता करना है। क्या पता करना है, संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्यों पता करना है, क्योंकि फ्लक्स पता हो जाएगा तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल हम फैराडे के नियम से पता कर सकते हैं। तो फाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स होता है चुंबकीय क्षेत्र एवं सदिश वेक्टर के, वेक्टर सदिश के बराबर होता है। तो फाई बी बराबर स्केलर प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो फाई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये हो गया बी, और क्षेत्रफल कितना है ए का, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है एल और चौड़ाई कितनी है इसकी एक्स। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। तो फाइव बी इक्वल टू कितना हो गया भाई, बी एल एक्स हो गया, है ना। ये संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स इतना हो गया। तो फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से चालक की सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित वाहक बल, फैराडे के नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्वल टू कितना होता है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ बी कर देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स है तो फाई बी से डिनोट करते हैं। तो माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो फाई बी की वैल्यू कितनी है, डी अपॉन डी टी बी एल एक्स। तो भाई देखिए इसमें बी और एल तो बाहर आ जाएगा, माइनस बी एल बाहर आ गया, डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, ये इतना कुछ हो जाएगा। तो माइनस बी एल डी एक्स अपॉन डी टी क्या है, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन है और समय के अनुसार बदल रहा है। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, भी होता है, हम लोग जानते हैं ना, है कि विस्थापन की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। कितना हो जाएगा, माइनस भी बी एल बी। जो ऋणात्मक साइन होता है वो क्या बताता है कि जो उत्पन्न विभवांतर होता है तो चालक के गति का विरोध करता है। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। अब यहाँ जो ऋण चिन्ह है केबल, और केबल क्या बताता है, वेग की दिशा माइनस में है, तो हम क्या कर देंगे, भी को ऋणात्मक कर सकते हैं, है ना। और जब भी को ऋणात्मक कर देंगे तो ये माइनस साइन और डी एक्स अपॉन डी टी माइनस भी में आएगा, तो ये साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ आ गया ये पॉजिटिव कैसे हो गया। डी एक्स अपॉन डी टी जो है तो भी आएगा, पर चूंकि चुंबकीय क्षेत्र और वेग की दिशा विपरीत है इसलिए, है ना, हम क्या कर देंगे, जो प्रेरित धारा और इनकी दिशा विपरीत होगी तो भी आ जाएगा ऋणात्मक। तो ऋणात्मक साइन छोड़ देते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो ऋणात्मक चिन्ह है केवल वेग की और dx जो दूरी है उनके विस्थापन यानी x और वेग दोनों अलग अलग दिशाओं में हो रहे हैं, विपरीत दिशाएं हैं दोनों की, इसलिए ऋण चिन्ह एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ये क्या आ गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया, है ना। और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल आ गया तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, अब यदि चालक का, ये जो पी क्यू चालक है, यदि चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध कितना हो, यदि चालक का प्रतिरोध R हो, यदि चालक का प्रतिरोध R होगा तो प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा I बराबर एप्सिलॉन अपॉन R, वही ओम के नियम से भी इक्वल टू कितना होता है, आई आर। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R। भी मतलब विभवांतर काहे का, जो चालक की सिरों में उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल या विभवांतर। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन R। समझ आ गया होगा ना कि एप्सिलॉन अपॉन R क्यों कर दिए हैं, ओम के नियम से, V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R, है ना। और विभवांतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, जो चालक की सिरों के मध्य उत्पन्न होता है। तो I इक्वल टू एप्सिलॉन का मान कितना है, BLV, और इसका मान कितना हो गया, R। तो प्रेरित विद्युत धारा BLV अपॉन R होगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल BLV होगा। ठीक है, अब ये गतिक विद्युत वाहक बल, इसकी इकाई और सारी चीज़ें चूँकि एप्सिलॉन से प्रदर्शित कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो इनकी इकाई विमीय सूत्र सब वही कुछ होता है जो विद्युत वाहक बल का होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक हम लोगों का जो है वो है स्वप्रेरण या स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व।
इसके पहले अपने सिलेबस में दिया गया है भंवर धाराएं, वो इस साल सिलेबस में हटा हुआ है, इसलिए भंवर धाराओं को हम बाद में रिवीजन क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब बात करते हैं स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक की। इसको पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं, फ्लक्स बंधता। फ्लक्स बद्धता, फ्लक्स बद्धता। यदि कोई फ्लक्स बद्धता क्या है? यदि पास पास में लिपटी हुई कोई कुंडली हो, पास पास के बहुत सारे तार हों और आपस में एक दूसरे से प्रत्येक फेरे जुड़े हुए हों। ठीक है, यदि पास पास लिपटे n फेरों वाली कोई कुंडली हो और उसके प्रत्येक फेरे से बंध जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना हो? b हो। यानी n फेरों वाली, पास पास रखे गए n फेरों वाली कोई वृत्तीय कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली है, जिसके प्रत्येक फेरे से संबद्ध फ्लक्स कितना है? फाई b है। तो n फाई b को फ्लक्स बद्धता कहते हैं। इसकी एक परिभाषा और है, किसी भी वृत्तीय कुंडली के कुल फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को ही उस कुंडली की फ्लक्स बद्धता कहते हैं। एन फाई बी क्या है? कुल फेरों की, उस कुंडली के प्रत्येक फेरे से, कुल फेरों से संबंधित फ्लक्स को ही हम क्या कहते हैं? फ्लक्स बद्धता कहते हैं। ठीक है, या कि इसको इस तरह से भी प्रदर्शित कर सकते हैं कि यदि कोई वृत्ताकार कुंडली है, उसके n फेरों से, n फेरों में से प्रत्येक फेरे से फाई बी संबंधित अगर फ्लक्स हो तो कुल फेरों की जो संख्या होगी उसी को हम फ्लक्स बंधता के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हमको n फाई बी याद रहेगा तो हम परिभाषा फ्लक्स बंधता की लिख सकते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे काहे की स्वप्रेरकत्व की। स्वप्रेरकत्व क्या है? स्वप्रेरकत्व क्या है? अभी हमने पढ़ा है फैराडे के नियम से कि अगर किसी कुंडली से या किसी बंद परिपथ से संबंधित फ्लक्स में यानी फाई बी में परिवर्तन किया जाए तो प्रेरण उत्पन्न होता है ना। मतलब कि उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है या कि जो धारा उत्पन्न होती है, जो फ्लक्स होता है, वो उस कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा पर निर्भर करती है ना। ये दो नियम हमने पढ़े हैं, एक तो फाई बी प्रोपोर्शनल टू आई, फैराडे का पहला नियम के अनुसार हम ये जानते हैं, और दूसरा एप्सिलॉन इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी या कि एन डी फाई अपॉन डी टी, ये दूसरा नियम पढ़े हुए हैं। तो इनसे ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो ये जो फाई है, फ्लक्स है, वो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा पर प्रवाहित करता है, निर्भर करता है, या कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, वो भी कहीं ना कहीं डी फाई अपॉन डी टी पर यानी फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर करता है। और ये फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? प्रवाहित होने वाली धारा पर। तो यही एक ऐसा गुणांक जिन पर ये चीज़ें निर्भर करती हैं वही स्वप्रेरकत्व कहलाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं स्वप्रेरकत्व की परिभाषा। हम लोग फैराडे के दोनों नियमों के आधार पर ही स्वप्रेरकत्व की परिभाषा लिखते हैं। एग्जाम में कोई भी एक परिभाषा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अथवा अगर पूछता है कि स्वप्रेरकत्व की परिभाषा फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार लिखिए या कि स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखिए, तो फिर हम स्वतंत्र रहेंगे, जो भी हमको इच्छा पड़ेगी, जो अच्छे से बनेगा वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो मान लेते हैं कि कोई n फेरों वाली कुंडली है जिसके प्रत्येक फेरे से संबंधित फ्लक्स कितना है? फाई बी है, और n फेरे वाली कोई वृत्तीय कुंडली में, n फेरे वाली कोई वृत्तीय कुंडली में धारा I प्रवाहित करने पर यदि उसमें संबंधित फ्लक्स कितना है? फाई बी है। यदि n फेरे वाली कोई वृत्ताकार कुंडली है, उसमें I धारा प्रवाहित करने पर उसके प्रत्येक फेरे से संबंधित फ्लक्स कितना है? चूंकि फ्लक्स फाई बी है, तब जो उसकी फ्लक्स बद्धता हो जाएगी, फ्लक्स बद्धता हो जाएगी, यानी कुल फ्लक्स का मान होगा वो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? एन फाई बी हो जाएगा इतना, एन फाई बी हो जाएगा। तो इस तरह से तब एन फाई बी कुल फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा? जितना उसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित करी है। तो एन फाई बी प्रोपोर्शनल टू आई,
तो एन फाई बी इक्वल टू एल आई, ठीक है। जहाँ एल जो है एक आनुपातिक नियतांक है जिसे कुंडली का एल का है आनुपातिक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। अब मान लेते हैं कि अगर i इक्वल टू कितना हो, 1 हो। अगर i इक्वल टू 1 होगा तो समीकरण 1 से l इक्वल टू कितना हो जाएगा, n फाई बी हो जाएगा ना। तो अतः इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे, किसी कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व होता है आंकिक रूप से कुंडली में फ्लक्स बंधता की संख्या के बराबर होता है। कब? जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है। परिभाषा देख लीजिए हम कैसे लिखेंगे। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उस कुंडली से संबंधित फ्लक्स बद्धता के मान के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है। बन जाएगी परिभाषा। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व अथवा स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली से संबंधित फ्लक्स बद्धता के मान के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है। ये पहली परिभाषा, ये फैराडे के पहले नियम के अनुसार। अब स्वप्रेरकत्व की दूसरी परिभाषा लिखते हैं। दूसरी परिभाषा लिखेंगे फैराडे के द्वितीय नियम से। कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं। अगर ये पहली समझ में आ गई तो पहले लिख सकते हैं। अगर परीक्षा में स्पेशली पूछेगा भाई हमको फैराडे के दूसरे नियम से ही परिभाषा चाहिए तब फिर हम ये करेंगे, है ना। तो फैराडे के द्वितीय नियम से हम क्या लिखेंगे, हम क्या जानते हैं, एप्सिलॉन इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी, ये नियम होता है ना। अब चूंकि इसमें फ्लक्स डी फाई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन डी फाई बी, चूँकि बहुत सारे फेरे हैं तो माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी। थोड़ा स्पष्ट लिख देते हैं, एन फाई बी अपॉन डी टी, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब एप्सिलॉन इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी है तो प्रोपोर्शनल है ना। तो जब ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे, प्रोपोर्शनल तो नहीं शायद इक्वल होता है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी, एन फाई बी है, एन कर दिया हमने भाई। फाई बी की वैल्यू अभी हमको समीकरण 1 से कितनी मिल गई है, एन फाई बी की वैल्यू, एन फाई बी की पूरी वैल्यू हमको मिल गई है एल आई के इक्वल मिल गई है समीकरण 1 से, ठीक है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, समीकरण नंबर 2, ठीक। अब यहाँ देखते हैं यदि डी आई अपॉन डी टी बराबर कितना हो, 1 हो तो एप्सिलॉन इक्वल टू एल, संख्यात्मक मान भाई, संख्यात्मक मान अगर हम लें, ऋणात्मक चिन्ह तो समझ रहे हैं कि विपरीत दिशा या विरोधाभासी स्थिति यह बताता है, तो ऋणात्मक चिन्ह तो केवल विपरीत दिशा बताएगा कि जो स्वप्रेरकत्व होता है या प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है तो उसी कारण का विरोध करेगा जिसके कारण उत्पन्न हो रहा है। लेंज के नियम में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो एप्सिलॉन इक्वल टू कितना आ गया, एल आ गया। तो अब यहाँ से परिभाषा क्या बनेगी, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक का आंकिक मान, स्वप्रेरण का आंकिक मान उसमें प्रेरित, उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के आंकिक मान के बराबर होता है, अथवा स्वप्रेरण का आंकिक मान उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है यदि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, या धारा परिवर्तन की वैल्यू कितनी हो, मान कितना हो, इकाई हो, ठीक है। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व का आंकिक मान उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है यदि धारा परिवर्तन की दर कितनी हो, इकाई हो, ठीक है। या कि यदि कुंडली में इकाई धारा परिवर्तन की दर प्रवाहित की जा रही हो, ठीक है। ऐसी परिभाषा हम लिख सकते हैं, है ना। अब
ये दूसरी परिभाषा हो गई, यहाँ से हम बना सकते हैं। इसके बाद भाई स्वप्रेरकत्व की जो इकाई है वो होती है हेनरी। चूँकि स्वप्रेरकत्व की खोज करी थी अमेरिकी वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी ने। हमने बताया था कि स्वप्रेरकत्व, प्रेरण, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और इन सारी चीज़ों में दो वैज्ञानिक लगे हुए थे। एक इंग्लैंड के थे माइकल फैराडे और दूसरे जोसेफ हेनरी अमेरिका के। तो स्वप्रेरकत्व की जो खोज है वो जोसेफ हेनरी जी ने करी थी, इसलिए इनके सम्मान के रूप में जो स्वप्रेरण की इकाई होती है उसको हम हेनरी से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल एच बनाए हुए है। ठीक है। अब अगर हमें एक हेनरी की परिभाषा लिखनी हो तो चाहे यहाँ से बना दें चाहे यहाँ से बना दें। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम हेनरी की परिभाषा यहाँ से बनाना चाह रहे हैं तो समीकरण 2 से, ये हेनरी की परिभाषा भी पूछता है एग्जाम में, एक हेनरी की परिभाषा लिखिए। ठीक है। ऐसी परिभाषाएं परीक्षा में पूछी जाती हैं। मान लीजिए कि एक हेनरी की परिभाषा लिखिए, है ना। बताए हैं आपको क्लास में, पिछली क्लास में बताए थे कि जो परिभाषाएं पूछी जाएंगी वो एसआई मात्रक की परिभाषाएं सामान्य रूप से परीक्षा में 2 नंबरों में पूछी जा सकती हैं। हेनरी की परिभाषा लिखिए, वेबर की परिभाषा लिखिए, है ना, एक कूलाम की परिभाषा लिखिए, एक एम्पियर की परिभाषा लिखिए, जो भी एसआई मात्रक की परिभाषाएं हैं ना, तो वो हम लोग सूत्र से ही तो बनाते हैं, तो उसको सीखे रहेंगे अलग अलग में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बात हो रही है हेनरी की परिभाषा, तो हम जानते हैं, ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, जानते हैं इतना। अब इसमें यदि डी आई अपॉन डी टी का मान कितना हो जाए, एल हो जाए, यदि डी आई अपॉन डी टी का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए, और जब ये मान 1 हो जाएगा, इसका मान एप्सिलॉन का मान कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हेनरी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। इसका मान कितना हो जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन डी आई अपॉन टी टी। तो कह सकते हैं कि वोल्ट अपॉन एम्पियर अपॉन डी टी, यानी कि सेकंड। ठीक, 1 वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकंड। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो अब इसको हम परिभाषा में कैसे लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे, यदि किसी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन करने पर, या कि एकांक 1 एम्पियर की धारा परिवर्तन प्रति सेकंड 1 एम्पियर की धारा परिवर्तित करने पर, किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड परिवर्तित करने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान यदि 1 वोल्ट हो तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी कहा जाता है। ठीक है। यदि किसी कुंडली में 1 सेकंड में या कि प्रति सेकंड 1 एम्पियर की धारा का परिवर्तन हो रहा हो और उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट हो, तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी कहलाता है। ठीक है। बन जाएगी परिभाषा ना, इसको रिवीजन कर लेना, है ना, वीडियो को रिवाइज कर करके सुन लेना, समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़ लेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और बता दे रहे हैं, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड परिवर्तित करने पर, 1 एम्पियर की धारा प्रति सेकंड परिवर्तित करने पर उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट हो, तो उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी कहलाएगा। ठीक है, कर लेंगे। चलिए, इसके बाद अब हम इसके बिमी सूत्र की बात कर लेते हैं, और बिमी सूत्र के बाद हम एक डेरिवेशन कर लेते हैं स्वप्रेरण के लिए। ठीक है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं 5 नंबर के हिसाब से, है ना। तो बिमी सूत्र निकालना वैसे सिखा दिए हैं, फिर भी देख लेते हैं। सूत्र एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, एल इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन डी आई अपॉन डी टी, है ना। संख्यात्मक मान, बिमी सूत्र में तो संख्यात्मक चलेगा, दिशा से कोई मतलब ही नहीं है। इसका विद्युत वाहक बल का जो इकाई है, तो विद्युत वाहक बल या वोल्ट की इकाई होती है। वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, वर्क अपॉन चार्ज, भी इक्वल टू ही ना होता है। तो यहाँ से हम विद्युत वाहक बल की इकाई पहले निकाल लें, फिर यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो बल का होता है ml² t-2, ये तो याद है। चार्ज का, आवेश का बताए थे कि भाई याद रखना, AT कितना होता है, AT, इसे सॉल्व कर लो।
तो ये हो जाएगा ml² T इनवर्स क्यूब A इनवर्स। यहाँ से हमको काहे की इकाई मिल गई, यहाँ से इकाई विमीय सूत्र मिल गया विभव का, यानी कि विद्युत वाहक बल का ml² T इनवर्स क्यूब A इनवर्स मिल गया। इसके बाद di/dt, di मतलब एम्पियर और अपॉन में t, तो यहाँ सीधे लिख देते A/T है तो AT इनवर्स चल जाएगा। di/dt को AT इनवर्स लिख दें, ठीक। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया। तो ये हो जाएगा ml² t की पावर -3 है, ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब t² A इनवर्स और एक और माइनस में जाने वाला तो A इनवर्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए बस। तो ये कितना आ जाएगा विमीय सूत्र, ml² T इनवर्स स्क्वायर A इनवर्स स्क्वायर। ये हो गया इसका विमीय सूत्र, ठीक है। चलिए आगे है समझ में। इसके बाद अब हम बात करते हैं अगले डेरिवेशन की, और अगला डेरिवेशन है हमारा स्वप्रेरण, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और इस डेरिवेशन को करने के पहले हम आपको दो चीज़ें बता देते हैं जो अपने को बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, और वो ये है कि हमें दो डेरिवेशन इस चैप्टर में 5 नंबर के पूछे जा सकते हैं। 2 दूनी 4 डेरिवेशन। वो कौन से हैं? एक कॉइल से संबंधित है और दूसरा परिनालिका से संबंधित है, ठीक है। अब कॉइल और परिनालिका में अंतर क्या है? यदि कोई चालक तार वृत्ताकार आकृति में एक दूसरे के ऊपर लपेट करके छल्ला बना दिया जाता है तो क्या कहलाता है? कुंडली कहलाता है। सबको पता है कुंडली को अंग्रेजी में हम लोग कॉइल बोलते हैं, और कॉइल तो सब लोग गाँवों में रहते हैं, शहर में भी रहते हैं, तो कॉइल तो सब लोग जानते हैं कि एक कॉइल तार हम यूज कर रहे हैं ना, तो कॉइल क्या है सबको पता है, वही कॉइल होगी। तार को किसी भी चालक तार को वृत्ताकार आकृति में एक के ऊपर एक लपेट करके एक दूसरे के जो इसके वृत्तीय परिधियाँ हैं या कि जो फेरे हैं एक दूसरे के ऊपर सटे रहें, बहुत पास पास रहें, है ना, अलग अलग ना रहें, एक दूसरे से जुड़े रहें, तो क्या कहलाएगा? कॉइल कहलाएगा। अब अगर वही वृत्ताकार फेरे एक दूसरे से दूर कर दिए जाएं और उस वृत्ताकार मार्ग को, वृत्तीय जो परिपथ है उसको दूर दूर कर दिया जाए, लंबाई में बढ़ा दिया जाए, तो क्या बन जाती है? परिनालिका। तो ये क्या है? कुंडली, और ये क्या है? परिनालिका। तो हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत पड़ती है स्वप्रेरकत्व निकालने के लिए, ठीक है। तो स्वप्रेरकत्व निकालने के लिए चुंबकीय क्षेत्र की जरूरत पड़ेगी। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर? इसके केंद्र पर और इसके अक्ष पर, ठीक, अक्ष के किसी बिंदु पर। तो इसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो होता है μ0 ठीक है। B = कितना होता है? μ0 Ni, जहाँ n क्या है आप लोगों को पता है ना, कैपिटल N बराबर कुल फेरों की संख्या, कुल फेरों की संख्या, ठीक है। ये कुल फेरों की संख्या, जितने इसमें मान लीजिए कि 20 फेरे हैं, 100 फेरे हैं, जो कुछ भी हैं, तो इसका मान कितना होगा? μ0 Ni होगा। अब ये जो वृत्ताकार कुंडली है तो मान लेते हैं कि इसकी कुल लंबाई कितनी है? L है, कुल लंबाई L है। इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है? N। तो कुल फेरों की संख्या N अगर हो तो N = कितना हो जाएगा? NL हो जाएगा ना। अगर एकांक लंबाई में N फेरे हैं तो अगर कुल लंबाई L होगी तो कुल फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी? n L, ठीक है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र इसका होता है तो ये होता है μ0 ni, ठीक है, स्मॉल ni, या कि B = μ0 Ni/L, ठीक है। याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र का जो कुंडली का होता है तो कुछ इतना रखेंगे, और जो परिनालिका का होगा तो μ0 Ni शॉर्ट में लिख देंगे या μ0 Ni/L रख देंगे। तो ये NL कहाँ से आ गया आपको पता चल गया होगा, स्मॉल n की वैल्यू कितनी है? n/L, तो इसकी वैल्यू रखेंगे तो यही आ जाएगा ना। तो आप चुंबकीय क्षेत्र के लिए चाहे ये डेरिवेशन यूज कर लीजिएगा, चाहे ये वाला कर लीजिएगा, ठीक है, कोई भी एक कर सकते हैं। और वृत्तीय कुंडली के लिए तो फिक्स है, वृत्ताकार कुंडली के लिए फिक्स है। तो ये हमें याद रखना है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और जब इतना हो जाएगा तो देखिएगा, अभी हमने फ्लक्स की परिभाषा क्या पढ़ी कि N phi B ∝ I, तो n phi B = Li, तो इस तरह से L = हो जाएगा n phi B/I, यही फार्मूला पढ़ा ना यहाँ से। तो L अगर हम n phi B यानी फ्लक्स बद्धता का मान निकाल लेंगे, उसमें I का डिवाइड कर देंगे तो निश्चित रूप से L का मान आ जाएगा। और ये जो phi B है,
φb। तो इसको भी हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि इसका मान कितना होता है, फ्लक्स का मान भी ये होता है। तो सिंपली कह सकते हैं कि L इक्वल टू NBA/I। ये फार्मूला हमें याद रहना चाहिए। तो स्वप्रेरण हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों स्वप्रेरण में भी ज़रूरत पड़ेगी, अन्योन्य प्रेरण में भी ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो ये बिल्कुल हमें याद रहना चाहिए भाई, है ना। ये याद रख लो, इसको बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। सुबह शाम इसको 2-3 बार याद करते रहना है, 2-4 दिन अपने आप याद हो जाएगा। बड़ा टफ सा डेरिवेशन भी नहीं है ना। वैसे ये वाला याद कर लीजिए कि कुंडली के μ0 NI/2R होता है और इसमें L बस होता है परिनालिका में, ठीक है। चलिए हम इसके आगे की बात करते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ये जो प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में, वो पूछा जाता है किसी वृत्ताकार कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक निगमित कीजिए एवं बताइए कि यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, या कि कुंडली का स्वप्रेरकत्व किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। बात समझ आ गई ना। प्रश्न क्या पूछेगा कि किसी वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक, अभी हमने पढ़ लिया है ना कि स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक एक ही नाम है ना, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसे हम सिद्ध कर रहे हैं भाई, व्यंजक निकाल रहे हैं, काहे के लिए, L के लिए, कैपिटल L के लिए, है ना। चलिए तो लिखेंगे इसमें, माना कोई वृत्ताकार कुंडली है जिसकी त्रिज्या R है। कितनी है, जिसकी त्रिज्या R है और इसमें फेरों की कुल संख्या N है। कितनी है, N है। और इस वृत्ताकार कुंडली में धारा I प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0 NI/2R होगा। समीकरण नंबर 1। क्या थ्योरी लिखनी पड़ेगी, देख लो भाई, हमको क्या क्या परिभाषित करना पड़ेगा। लिखेंगे, माना कोई R त्रिज्या वाली वृत्तीय कुंडली में फेरों की संख्या N है, उसमें धारा I प्रवाहित करने पर उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न समीकरण के द्वारा दिया जाता है, B बराबर μ0 NI/2R। हो गया। इसी को मैंने अभी जस्ट बताया है ना कि हमें याद होना चाहिए, कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला याद होना चाहिए, तभी तो डायरेक्ट यहाँ पे हम रख पाएंगे, है ना। और ये आया कहाँ से है, आपको याद होगा कि हमने कुछ ये एक डेरिवेशन किया था अक्ष पर, है ना। पिछला जो चैप्टर पढ़ा था हमने, उसमें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए व्यंजक किया था। केंद्र पर निकाला था और एक ये एक्सिस पर भी निकाला था। ये वाला चित्र आपको याद आ रहा होगा इस तरह से। तो यहाँ से तो ये केंद्र वाले डेरिवेशन से आया है, ठीक है। चलिए इसके बाद ये B इक्वल टू कितना हो गया, μ0 NI/2R। अब ये मान लेते हैं कि यदि कुंडली के प्रत्येक फेरों में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक समान है ना, और उसके प्रत्येक फेरे से एक फेरे से फ्लक्स, जो एक फेरे से फ्लक्स है, संबंधित फ्लक्स है, वो कितना हो जाएगा, B × A होगा ना, B × A। तब फ्लक्स बद्धता क्या कहलाती है, बराबर N∅B, मतलब NBA हो जाएगी, इतनी NBA हो जाएगी। तो फ्लक्स बद्धता हो जाएगी, NBA का मान जो भी हो, N∅B का मान वो निकाल लो। N का मान कितना है, नहीं मालूम। B का मान कितना है, μ0 NI/2R, और A फॉर एरिया का अगर हम मान चाहें तो यहाँ रख सकते हैं। अब एरिया का मान कितना रखेंगे भाई, एरिया का मान कितना रखेंगे, एरिया का मान हम रख सकते हैं πr²। कितना रख सकते हैं, πr² रख सकते हैं, इतना ना। चलिए तो ये तो वैल्यू हो गई, है ना, वैल्यू हो गई टोटल इतनी। यहाँ चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं। फ्लक्स बद्धता का मान इतना हो गया। अब यहाँ देखिए, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक,
स्वप्रेरण गुणांक, है ना, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक L बराबर कितना होता है, N फाई बी अपॉन आई के, यानी फ्लक्स बद्धता अपॉन आई, या सीधे याद कर लीजिए एन बी ए अपॉन आई के। ठीक है, जो भी आपको याद रह सके, चाहे एन आपको ये याद रह जाए एन फाई बी अपॉन आई, या कि फाई बी का मान बी ए होता है तो ये वाला याद रख जाए। तो एन फाई बी की वैल्यू कितनी आई है, एन म्यू जीरो एन आई अपॉन 2r इंटू पाई आर स्क्वायर। हल कर लें इसको भाई, तो म्यू जीरो एन और एन का करेंगे तो एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल भी कर देते हैं भाई, तो इतना बचेगा पाई आर, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो पाई एन स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ हो जाएगा आर। ये काहे का मान हो गया, एल का। समीकरण नंबर 2, यहाँ क्या लिख देंगे, हेनरी। आ गया इतना, म्यू जीरो या म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर अपॉन 2 हेनरी में। अब इसकी और बहुत अलग अलग चीज़ें हम कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, यदि इसके अंदर ये म्यू जीरो क्या है, चुंबकीयशीलता का जो गुणांक है वो क्या है, वायु या निर्वात होगा, तब तो हमने म्यू जीरो रखा है। मान लीजिए कोई ऐसा माध्यम भर दें, ऐसा कोई डाई इलेक्ट्रिक भर दें, या कोई अन्य पदार्थ भर दें जिसकी चुंबकनशीलता कितनी हो, म्यू हो, तब यदि कुंडली के भीतर म्यू चुंबकनशीलता का पदार्थ पड़ा हो, म्यू चुंबकशीलता का पदार्थ भरा हो, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, L इक्वल टू हवा के स्थान में किसका गुणांक यूज कर लेंगे, म्यू का, तो म्यू पाई एन स्क्वायर आर अपॉन 2। ठीक है, समीकरण नंबर 3 हेनरी में। ठीक है, यदि पदार्थ की सापेक्ष चुंबकीयशीलता कितनी हो, म्यू आर हो, रिलेटिव परमेबिलिटी है ना, म्यू आर हो, तब म्यू इक्वल टू कितना होता है भाई, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इक्वल टू होता है म्यू अपॉन म्यू जीरो। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी तो आपको याद होगी, कैसे निकाल रहे हैं, म्यू अपॉन म्यू जीरो। रिलेटिव परमेबिलिटी जैसे हम लोग सापेक्ष घनत्व तो निकालते हैं, तो किसी पदार्थ का घनत्व तो बटे जल का घनत्व, तुलना करते हैं ना सापेक्ष में, है ना। जैसे सापेक्ष गति निकालते हैं किसी भी पदार्थ की, तो उस पदार्थ की गति, ध्वनि की गति या और किसी भी चीज़ की गति बटे में प्रकाश की गति का भाग दे देते हैं। तो इसी तरह से हमें सापेक्ष चुंबकनशीलता निकालनी है, तो उस माध्यम की चुंबकनशीलता बटे का है कि चुंबकनशीलता वायु निर्वात की, यानी कि वायु निर्वात के लिए करते हैं, तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू जीरो म्यू आर। तो समीकरण 3 से L इक्वल टू हो जाएगा म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वायर आर अपॉन 2। आ गया समीकरण नंबर 4। ठीक, ये भी काहे में आएगा, हेनरी में। तो लिखेंगे समीकरण 2, 3 एवं 4, समीकरण 2, 3 एवं 4 कुंडली के लिए अभीष्ट स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक है। स्वप्रेरकत्व के लिए अभीष्ट व्यंजक है कौन कौन से, 2, 3 एवं 4। ठीक है, कुंडली के लिए अभीष्ट व्यंजक है। अब कुंडली के स्वप्रेरकत्व की निर्भरता, ये भाई लिखना पड़ेगा, है ना, प्रश्न में पूछे या ना पूछे। अगर मान लीजिए 5 नंबर का प्रश्न आता है, चूंकि 5 नंबर का ही इस चैप्टर से आना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। स्वप्रेरकत्व और अन्योन प्रेरकत्व, 2 दूनी 4, टोटल 4 डेरिवेशन इस पूरे पाठ में इंपॉर्टेंट है ही है, यही वाले, है ना। हमको एकदम से इनको तैयार कर लेना है। तो कुंडली के स्वप्रेरकत्व की निर्भरता, अब निर्भरता हमको कहाँ से निकालनी है, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, चाहे यहाँ से निकाल लीजिए।
ठीक है। जो जो डेरिवेशन में आ रहे हैं, जो न्यूमरेटर में होंगे तो डायरेक्टली, जो डिनोमिनेटर में होंगे वो इन्वर्सली। ठीक है, तो देख लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ से बात करते हैं। तो पहला ये क्या है, कुंडली के अंदर रखे गए पदार्थ पर वायु रखी होगी तो वायु पर निर्भर करेगा, या कि वायु के स्थान में कोई मटेरियल रखा होगा तो उस पर निर्भर करेगा। तो पहला क्या लिख देंगे, पहली हेडिंग डालेंगे, कुंडली के अंदर रखे गए पदार्थ की चुंबकनशीलता पर। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, यदि कुंडली के अंदर रखे गए पदार्थ की चुंबकनशीलता का मान अधिक है तो स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाएगा। चूंकि न्यूमरेटर में है, इसका मान म्यू 0 का मान बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक, दूसरा क्या लिखेंगे, पाई तो कांस्टेंट है, नियत है, एन फेर कुंडली के फेरों की संख्या n पर। यदि कुंडली में फेरों की संख्या का मान बढ़ाया जाता है तो स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है। तीसरा ये क्या है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। तीसरा क्या है, कुंडली की त्रिज्या r पर। यदि कुंडली की त्रिज्या का मान बढ़ाया जाता है, कुंडली का आकार बढ़ाया जाता है तो उसके स्वप्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है। इसको हमें याद भी नहीं करना है, जो निर्भरता होती कुंडली के स्वप्रेरकत्व की निर्भरता याद करने की जरूरत नहीं है। हमारा डेरिवेशन आ गया, उसमें जो जो वेरिएबल्स हैं उनको टिक कर लो, इन्हीं तीनों को लिखना है। एक पदार्थ के केंद्र के अंदर, कुंडली के अंदर की पदार्थ की मात्रा पर, पदार्थ पर, दूसरा कुंडली में फेरों की संख्या पर, तीसरा कुंडली की त्रिज्या पर। ठीक है, कर लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, इसको जरूर कर लेंगे इस डेरिवेशन। ठीक है, चलिए कल के अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ये तो आज कुंडली का हो गया, इसके आगे परिनालिका का पढ़ना है। ठीक है, वो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। और इसी के साथ ही हम पढ़ेंगे अन्योन प्रेरण। ठीक है, वो भी अगली क्लास भी हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, उसको जरूर मिस मत करेंगे, है ना। धन्यवाद। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट जरूर करें।